हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में जानेंगे विधायिका के बारे में। तो विधायिका में कौन कौन से चीज़ पढ़ना है इसे जान लेते हैं। पहले इसमें जानेंगे जैसे संघीय विधायिका क्या होती है, संसद का गठन एवं संरचना के बारे में, राज्यसभा उच्च सदन का गठन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के पदाधिकारी के बारे में, राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में, लोकसभा निम्न सदन का गठन कैसे होता है, और जैसे लोकसभा सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, लोकसभा की अवधि, लोकसभा की पदाधिकारी, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद अवधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है, और जानेंगे लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में। और इसमें क्या है जैसे कि संसद के सत्र के बारे में और संसद की कार्यवाही, संसदीय विशेषाधिकार, संसद में विधायी प्रक्रिया, विधेयक के प्रकार, संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया, संसद की समितियां, विभिन्न प्रकार की निधियां, राज्य का विधान मंडल जैसे विधान परिषद, विधानसभा, विधानमंडल के पदाधिकारी के बारे में, विधानमंडल की शक्तियां पर प्रतिबंध, राज्यों की विभिन्न प्रकार की निधियां, विधानमंडल के मंत्रियां एवं महाधिवक्ता के अधिकार। तो आइए जानते हैं। विधायिका दो प्रकार का होता है, एक संघीय विधायिका और दूसरा राज्य विधायिका। संघीय व्यवस्था में संसद में तीन स्तंभ, राष्ट्रपति, राज्यसभा इसे उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा जिसे निम्न सदन कहते हैं। राज्य विधायिका में राज्य विधानमंडल में तीन सदन, राज्यपाल, विधानसभा यानी निम्न सदन, विधान परिषद यानी उच्च सदन अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो। आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसे कि संघीय व्यवस्था क्या होता है, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो सदन राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है एवं यह एक अस्थायी सदन है, यह कभी भी भंग हो सकती है। तो वहीं राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। और जैसे भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, संसद के सदनों की अवधि, संसद के अधिकारी, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। संसद का गठन एवं संरचना कैसे होता है। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा के सम्मिलित रूप को संसद कहा जाता है, अर्थात राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह अनुच्छेद 89 के अंतर्गत कहा गया है। लोकसभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा केंद्र के राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संसद के उच्च सदन अर्थात राज्यसभा में राज्यों का सामना प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठते हैं, परंतु राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति ना प्रदान करे। राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, इसका गठन कैसे होता है आइए जानते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में 245 है। इनमें से राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में
विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। शेष जो अधिकतम 238 हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में 233 है, निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 में से होता है। प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य होंगे इसका निर्धारण राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर होता है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक 31 है। तत्पश्चात महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार भी 16 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है, जिसका वर्णन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विस्तार से किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के 4 के अनुसार राज्य विधानमंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा मनोनीत नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की अर्हताएं अनुच्छेद 84 में है। भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, मंत्री पद को छोड़कर, और विकृत मास्तिक का ना हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ अर्हताएं निर्धारित करे तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात राज्यसभा का विघटन कभी नहीं होता। यह अनुच्छेद 83 के 1 में वर्णित है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है। इस सदन में प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुना जाता है एवं प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन होता है। यह अनुच्छेद 83 के 1 में वर्णित है। राज्यसभा के पदाधिकारी का चयन कैसे होता है? राज्यसभा में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उपसभापति। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 89 के तहत गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा सदस्यों द्वारा उसी सदन के किसी व्यक्ति को उपसभापति हेतु निर्वाचित कर दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत का संचित निधि से वेतन दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना के साथ राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाता है। यदि उपराष्ट्रपति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर पद से मुक्त हो सकता है। उपसभापति निम्न आधारों पर पदयुक्त किया जा सकता है, जैसे राज्यसभा की सदस्यता की अवधि समाप्ति पर सभापति को अपना त्यागपत्र देकर राज्यसभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके ऐसा करने से 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। इन 2 पदाधिकारियों के अलावा एक और अधिकारी होते हैं जो राज्यसभा महासचिव कहलाता है। महासचिव की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। यह सभापति का सदन एवं सदस्यों का संसदीय कृतियों और क्रियाकलापों संबंधी मामले का सलाहकार होता है। यह लोकसभा महासचिव के भांति कार्यपालिका के अस्थायी तथा निरपेक्ष पदाधिकारी होता है। राज्यसभा की शक्तियां एवं कार्य, जैसे विधायी शक्तियां क्या होती है? तो गैर वित्तीय विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा के भी उतने ही शक्ति प्रदान है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियां के बराबर है। जैसे विशिष्ट शक्ति क्या होती है? देश के संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार है जो लोकसभा के पास नहीं है। एक अनुच्छेद 249 के तहत
राज्यसभा उपस्थिति और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों की समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। और शक्ति, जैसे अन्य शक्ति के बारे में जानते हैं। अन्य शक्ति आपातकाल की अवधि पद 1 माह से अधिक और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का हिस्सा होते हैं। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक प्राधिकारी को पद से हटाने की अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, इसका गठन के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान करता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जो इस प्रकार है। जैसे कि अनुच्छेद 81 के 1 क में क्या लिखित है, सभी राज्यों की कुल प्रतिनिधित्व 530 से अधिक नहीं हो सकती। और अनुच्छेद 81 के ख के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व 20 से अधिक नहीं हो सकते। अनुच्छेद 331 के तहत यदि राष्ट्रपति की राय में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वह उस समुदाय के अधिकतम 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु वर्तमान में यह संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय से आते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल निर्वाचन क्षेत्र में जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। लोकसभा का चुनाव वह सदस्य जीतता है जो अपने विपक्ष के उम्मीदवार से अधिक मत यानी वोट प्राप्त करता है। अर्थात इस चुनाव प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय को कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन संवैधानिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मत के मूल्य के बराबर होता है। लोकसभा के सदस्यों का अर्हताएं यह क्या होता है, जैसे कि कुछ शर्तें हैं। वह भारत का नागरिक हो, मानसिक रूप से विकृत ना हो यानी दिवालिया ना हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा की अवधि कितनी होती है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स की तरह लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। इस अवधि की गणना नवगठित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के तारीख से की जाती है। लोकसभा राज्यसभा की तरह अस्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इसके पहले भी हो सकता है। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने पर राष्ट्रपति लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। विशिष्ट परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 83 के 2 में
तुक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा के कार्यकाल को ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक ना हो और आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 महीने की अवधि से अधिक नहीं होगी। ऐसा कितनी बार किया जा सकता है? इस संविधान को मौन है, अर्थात संसद जितनी बार चाहे कार्यकाल को बढ़ा सकती है, बस शर्त यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा लोकसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन पुनः 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 83 के 2 के तहत संशोधन करके लोकसभा की अवधि 5 वर्ष कर दी गई। संसद सदस्यों का पद रिक्त होना, यानी यदि कोई संसद सदस्य 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुमति के बिना सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचन होता है तो दोनों में एक साथ, तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के विधानमंडल में सीट खाली करनी होती है, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा के पदाधिकारी के बारे में जानते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 से 97 तक लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन दोनों के अतिरिक्त एक पैनल भी नियुक्त किया जाता है जो इन पदाधिकारियों को कर्तव्यों का निष्पादन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, वह लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष इसकी भूमिका का निर्वहन करता है। संविधान के अनुच्छेद 95 के 1 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 95 के 2 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। ऐसे में लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा सदस्य को वे सभी शक्तियां प्राप्त होती है जो लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होती है। अध्यक्ष की शक्तियां तथा कार्य क्या होता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य बैठकों तथा संचालन करना तथा कार्रवाइयों में व्यवस्थित या नियंत्रित करना है। मतभेद की अव्यवस्था में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। दोनों सदनों में किसी विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति में सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। किसी प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में बराबर मत पड़ने पर लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्भरता पर फैसला करे। लोकसभा अध्यक्ष यह भी तय करता है कि सदन में कौन सदस्य कितनी अवधि तक बोलेगा और कौन नहीं बोलेगा। लोकसभा की बैठक के लिए यदि गणपूर्ति यानी कुल सदस्य के कम से कम 1/10 सदस्य नहीं है तो बैठक को तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग यानी अनुच्छेद 100 के 3 के अंतर्गत सभा की बैठक के लिए गणपूर्ति माना जाता है।
लोकसभा की वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। यह वर्तमान उपाध्यक्ष श्री एम तम्बीदुरई है। यह पहले की है, वर्तमान में यह सब नहीं है। प्रोमेट स्पीकर क्या होता है? तो प्रोमेट स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। प्रोमेट स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है और नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण करवाता है। तत्पश्चात प्रोमेट स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। लोकसभा और महासचिव। लोकसभा का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी लोकसभा महासचिव होता है। इसके चुनने और नियुक्त करने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है। महासचिव एक प्रशासनिक पद होता है जो सदन से संबंधित सभी प्रशासनिक कार्यवाहियों का संचालन करता है और एवं संसद की स्थायी अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद अवधि तथा पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? तो अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। उसे तत्कालीन समस्त सदस्यों की बहुमत से संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। सिर्फ उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य से बहुमत से नहीं। संविधान के अनुच्छेद 94 में यह वर्णित है कि लोकसभा का एक संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकती है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि कम से कम 14 दिन पूर्व इस बात की सूचना देनी होती है। लोकसभा अध्यक्ष को भारत का संचित निधि से वेतन दिया जाता है एवं इस संदर्भ में संसद में उस पर मतदान नहीं होता है। लोकसभा में उसके कार्य और आचरण के संबंध में ना तो चर्चा की जाती है और ना ही आलोचना। लोकसभा की शक्तियां एवं कार्य क्या होती है? तो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है एवं उसके पास दूसरे सदन राज्यसभा की तुलना से ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। कुछ प्रमुख शक्तियां निम्नलिखित है, जैसे विधायी शक्तियां। सभी प्रकार की विधेयकों को मामले में लोकसभा को राज्यसभा के सामना या उससे ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। जैसे धन विधेयक या अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक प्रकार सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। किसी विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो लोकसभा के मजबूत स्थिति का परिचायक है। संविधान संशोधन तथा धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी मामले को संयुक्त बैठक बुलाए जाने का प्रावधान है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। चूंकि कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, इसलिए सरकार अर्थात कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्ति क्या होती है? जैसे कि वित्तीय शक्ति वित्तीय मामले में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति है राज्यसभा के अपेक्षा, क्योंकि धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। अन्य शक्तियां जैसे कि लोकसभा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है तथा राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव को अनुमोदन यदि लोकसभा ना करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। संसद में नेता जैसे सदन का नेता। सदन के नेता से अभिप्राय सामान्यतः यह है कि प्रधानमंत्री से होता है,
किंतु प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में किसी मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है यदि वह मंत्री लोकसभा का सदस्य हो तो। संविधान में इस पद के प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है। सदन के नियम और संविधि में उल्लेख है। और दूसरा है जैसे विपक्ष दल का नेता, इसमें क्या होता है तो इसमें संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। अतः विपक्ष के नेता के पास लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य तथा राज्यसभा में 25 सदस्य होना जरूरी है। संसदीय व्यवस्था में विपक्ष के नेता का पद महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। इसका कार्य सरकार के कार्यों का सकारात्मक आलोचना करना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। लोकसभा के विपक्ष के नेता पद लोकसभा के स्पीकर द्वारा दिया जाता है। वर्ष 1977 में भारत के विपक्ष के नेता को पद विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 द्वारा वैधानिक बना दिया गया और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार विपक्ष के नेता के वेतन और भत्ते कैबिनेट मंत्री के वेतन और भत्ते के बराबर होते हैं। वर्ष 1969 में विपक्ष के पहले नेता के रूप में लोकसभा में राम सुभाग सिंह को तथा राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा को बनाया गया था। लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए विपक्ष के नेता की सहमति आवश्यक होती है। संसद के नियम और संविधि में उल्लेख है। व्हिप यानी सचेतक, यह क्या होता है तो प्रत्येक राजनीतिक दल का संसद में अपना व्हिप होता है, चाहे वह सत्ता में हो अथवा विपक्ष में। इसकी नियुक्ति राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में की जाती है। यह संसद में अपने दल के सदस्यों को व्यवहार पर नजर रखता है एवं संबंधित सदस्य पर व्हिप के निर्देशों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करता है। इस पद का उल्लेख न तो संविधान में है और न ही सदन के नियम और संविधि में है। संसद के सत्र क्या होता है तो आइए इसे जानते हैं। संसद समय समय पर विभिन्न सत्रों के लिए एकत्र होती रहती है। भारत में साधारणतः वर्ष में 3 बार संसद के सत्र आयोजित होते हैं। जैसे बजट सत्र, यह होता है फरवरी के महीने में। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त में। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर में होती है। सत्र आहूत करना, यह क्या होता है तो संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 के तहत यह व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। संसद के 2 सत्रों के माध्यम किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। संसद का सत्र राष्ट्रपति तभी बुलाता है जब प्रधानमंत्री या कैबिनेट उसे इससे संबंधित अपनी सलाह दे। संसद के सत्र का तात्पर्य प्रथम बैठक से 17वां के बीच अवधि से है। यदि लोकसभा के मामले में 17वां के लिए नियत तिथि से पहले ही राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा विघटित कर दी जाती है तो विघटन की स्थिति तक अवधि को संसद का सत्र कहा जाएगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण, यह क्या होता है तो लोकसभा के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर एवं प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है। यह राष्ट्रपति की व्यक्तिगत भाषण नहीं होता बल्कि मंत्री परिषद द्वारा तैयार सरकार की नीतियां एवं भावी कार्यक्रमों की चर्चा का प्रारूप होता है। डाक सत्र या पंगु सत्र, यह क्या होता है
तो यह नई लोकसभा का गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हो पाते हैं उसे लेम डाक कहते हैं। स्थगन क्या होता है? तो सामान्यतः स्थगन द्वारा सदन को कुछ मिनटों तक या घंटों तक या कुछ दिनों तक निलंबन किए जाते हैं, उसे स्थगन कहते हैं। संसद को स्थगित करने का अधिकार पीठासीन अधिकार के पास होता है। स्थगन द्वारा केवल बैठक को निलंबित किया जाता है, सदन के सत्र को नहीं। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत पुनः एकत्रित होने के संदर्भ में कोई घोषणा नहीं की जाती है तो उसे स्थगन कहते हैं। अनिश्चित काल के लिए स्थगन या साइन डाई स्थगन कहलाता है। सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है? संसद के किसी सत्र का समाप्त होना सत्रावसान कहलाता है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है, पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं। साइन डाई स्थगन के कुछ समय पश्चात राष्ट्रपति सत्रावसान की सूचना जारी करता है। विघटन क्या होता है? जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है, वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। एक अस्थायी सदन होने के नाते राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता, केवल लोकसभा का विघटन हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 2 यानी ख में राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि समय समय पर लोकसभा का विघटन कर सकेगा। साधारण स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का विघटन निम्नलिखित में से 2 कारणों से हो सकता है, जैसे कि यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो या राष्ट्रपति किसी विशेष कारण से कार्यकाल पूरा होने के पहले लोकसभा को विघटित करने का निर्णय करे, और यह स्थिति तब आती है जब सरकार लोकसभा में अपना बहुमत खो दे। विघटन या विधेयकों को यदि यादी पर प्रभाव। लोकसभा के विघटन से विभिन्न प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस इत्यादि समाप्त हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 107 में उन परिस्थितियों को बताया गया है जिनमें कोई विधेयक व्यापकगत अथवा समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। जो विधेयक राज्यसभा से शुरू हुआ है और राज्यसभा में ही लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वे विधेयक विघटन से समाप्त नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनः विचार के लिए वापस लौटाया गया है तो ऐसे विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म नहीं होता है। यदि किसी विधेयक पर संसद की दोनों सदनों को गतिरोध की स्थिति में यदि संयुक्त बैठक बुलाई गई हो, राष्ट्रपति द्वारा इस आशय की सूचना दे दी गई हो, तो भी लोकसभा के विघटन पर विधेयक समाप्त नहीं होता है। संसद की कार्यवाही। तो संसद की कार्यवाही क्या होता है? जैसे संसद के सत्र के दौरान प्रत्येक कार्य दिवस एक अधिवेशन कहलाता है। अधिवेशन को प्रायः 2 बैठक में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम बैठक यह सुबह 11 बजे से शुरू होकर भोजन अवकाश तक चलती है और द्वितीय बैठक भोजन अवकाश के उपरांत शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि पीठासीन अधिकारी उसे स्थगित ना कर दे। सामान्यतः किसी कार्य दिवस में समय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे प्रश्नकाल। संसदीय कार्य दिवस का पहला घंटा 11 से 12 बजे तक का समय प्रश्नकाल कहलाता है और इस अवधि
के दौरान संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस अवधि में पूछे गए प्रश्न की निम्नलिखित श्रेणियां होती है। तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न में ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति होती है। अंतरांकित प्रश्न यह क्या होता है? ऐसे प्रश्न का उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिया जाता है। इन प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। अल्प सूचना प्रश्न ऐसे प्रश्न का संबंध किसी लोक महत्व के तत्कालीन विषय से होता है। इनका उत्तर भी मौखिक रूप से दिया जाता है एवं इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। निजी सदस्यों से पूछा जाने वाला प्रश्न ऐसे प्रश्न उन सदस्यों से पूछे जाते हैं जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं किंतु किसी विधेयक, संकल्प या सदन के किसी विशेष कार्य के लिए वह उत्तरदायी रहा है। शून्यकाल क्या होता है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 बजे से 1 बजे तक की अवधि शून्यकाल कहलाती है। शून्यकाल का प्रावधान संसद की प्रक्रिया संबंधी नियम से नहीं है। इस अवधि में संसद सदस्य बिना किसी पूर्व अनुमति के प्रश्न उठा सकते हैं। विभिन्न प्रस्ताव और संकल्प। संसद की कार्यवाही का संचालन प्रस्तावों और संकल्पों के तहत किया जाता है। समानता अर्थ में यह युक्ति जो संसद की गति प्रदान करती है प्रस्ताव कहलाती है। संकल्प प्रस्ताव में भिन्न नहीं होता है अपितु वह प्रस्ताव का ही एक प्रकार होता है। जो प्रस्ताव अपने पूर्ण होता है तथा उसे संकल्प कहा जाता है। संकल्प में मत, दृष्टिकोण, राय, उद्देश्य की प्रस्तुति होती है। प्रस्ताव किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और किसी निजी सदस्य द्वारा भी। प्रस्तावों के प्रकार। प्रस्तावों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। जैसे कि विश्वास प्रस्ताव। यह क्या होता है? तो विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की ओर से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास हासिल हो। अविश्वास प्रस्ताव यह संविधान के अनुच्छेद 75 से संबंधित है और इसे भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के नियम 198 के अंतर्गत इसकी प्रक्रिया बताई गई है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यकता नहीं है। इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है क्योंकि सरकार लोकसभा का अपना विश्वास खो देती है। इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन जरूरत है। निंदा प्रस्ताव यह क्या होता है? तो निंदा प्रस्ताव यह प्रस्ताव भी केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। यह भी विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। सामान्यतः यह प्रस्ताव किसी मंत्री या मंत्रियों के समूह या संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिससे उसकी नीतियों के प्रति असहमति व्यक्त की जा सके। प्रस्ताव यदि लोकसभा में पारित हो गया है तो मंत्रिपरिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाता है कि वह अब लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। विशेषाधिकार प्रस्ताव यह क्या होता है? सदन के किसी भी सदस्य द्वारा ऐसे प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है किसी मंत्री द्वारा संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को उल्लंघन की स्थिति में यह प्रस्ताव लाया जाता है। मंत्री के व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यह क्या होता है? किसी अलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति अग्रमी अनुपति से
सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए यह प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्रित्व भाषण दे सकता है, अन्यथा किसी और दिन भाषण देने के लिए समय मांग सकता है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्य के समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही यह प्रस्ताव सदन में पेश किया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा के दोनों में पेश किया जा सकता है। किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले में सदन की नियमित कार्रवाई के स्थगित करना यह प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ताकि लोक महत्व के विषय पर चर्चा हो सके। प्रस्ताव यदि सदन में पारित हो गया है तो नियमित कार्रवाई रोक दी जाती है और उठाए गए मामले पर चर्चा होती है। स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव सिर्फ एक ही मुद्दे पर उठाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। तत्कालीन तथा महत्वपूर्ण घटना को उठाया जा सकता है, पुराना नहीं। उठाया गया विषय लोक महत्व का होना चाहिए। इसमें ऐसे विषय नहीं उठाए जा सकते जो न्यायालय से विचाराधीन हो और संसदीय विशेषाधिकार को से जुड़ा हो, सत्र में पहले चर्चा हो चुका हो, जो अन्य प्रस्ताव से भी उठाया जा सकता है। धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदन में चर्चा एवं मतदान होता है। राष्ट्रपति का भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया गया होता है, जिसमें सरकार की भावी योजनाएं तथा कार्यों का निष्पादन का वर्णन होता है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होना सरकार के लिए आवश्यक है, अन्यथा सरकार गिर जाएगी। समापन प्रस्ताव। यह क्या होता है? तो समापन प्रस्ताव इसे कटौती प्रस्ताव जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। प्रस्ताव पारित होने पर चर्चा के बीच में ही इसे रोककर संबंधित विषय पर मतदान कर लिया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार से हो सकता है। पहला साधारण समापन प्रस्ताव, दूसरा कंगारू समापन प्रस्ताव और तीसरा घटकों द्वारा समापन प्रस्ताव और चौथा गिलोटीन समापन प्रस्ताव। अनियत दिन वाले प्रस्ताव। यह क्या होता है? यह प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चर्चा के लिए स्वीकृत किया जाता है। कार्य मंत्रणा समिति के सलाह पर करके एवं सदन के कार्यसूची की देखने के बाद इसे प्रस्तावों के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। औचित्य प्रश्न। यह क्या होता है? तो सामान्यतः यह प्रस्ताव विपक्षी दल के सदस्य द्वारा लाया जाता है एवं सरकार के दबाव में लाने का प्रयास किया जाता है। सदन की कार्रवाई के संचालन के समान नियमों का पालन न करने पर सदन के किसी भी सदस्य द्वारा औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। नियम 377। नियम 377 के तहत यह लोकसभा में लाया जा सकता है। ऐसे मामले जो औचित्य प्रश्न न हो, जिन्हें प्रश्नकाल और अल्पकालीन चर्चा, स्थगन प्रस्ताव या किसी अन्य प्रस्ताव में नहीं उठाया जा सकता है, उन्हें नियम 377 से उठाया जाता है। वर्तमान में प्रतिदिन 20 सदस्यों के नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी जाती है। विशेष उल्लेख। विशेष उल्लेख में यह प्रस्ताव राज्यसभा में उठाया जाता है या लोकसभा में उठाए जा रहे नियम 377 के समान ही होता है। संसदीय विशेषाधिकार। यह क्या होता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित यह अनुच्छेद मूलतः 2 अधिकारों की चर्चा करता है। पहला संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 105 के 1 में वर्णित है और दूसरा कार्यवाहियों का प्रकाशन का अधिकार अनुच्छेद 105 के 2 में वर्णित है। संसदीय विशेषाधिकार का वर्गीकरण।
सामूहिक विशेषाधिकार कार्यवाही चलाने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 122 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रक्रिया से संबंधित किसी अनियमितता के आधार पर संसद द्वारा की गई किसी कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। बहस और कार्यवाहियों को प्रकाशन रोकने का प्रावधान। यह संविधान के अनुच्छेद 105 के 2 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह अपनी कार्यवाही को प्रकाशित कर सकती है या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकाशन का अधिकार दे सकती है तथा किसी भी संसदीय कार्रवाई के प्रकाशन से रोक भी सकती है। कोई भी व्यक्ति संसद की गतिविधियों का सार सही रूप से प्रकाशन के लिए स्वतंत्र है, परंतु उसकी कुछ सीमाएं निम्नलिखित है, जैसे कि ऐसा प्रकाशन किसी दुर्भावना के तहत नहीं होना चाहिए। सदन के सभापति द्वारा कार्यवाही के किसी अंश को हटाने पर उसका प्रकाशन नहीं किया जा सकता। यही बात गुप्त सत्र की कार्रवाई के संबंध में भी लागू होती है। बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार। ये अधिकार संसद के दोनों सदन के पास में है। विशेषाधिकार के हनन के लिए अपने सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंड देने का अधिकार। इस मामले में किसी बाहरी व्यक्ति को चेतावनी दी जा सकती है, उसकी निंदा की जा सकती है तथा कारावास भी दिया जा सकता है। यदि सदन के किसी सदस्य द्वारा विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है तो उसे निंदा भी किया जा सकता है, सदन से निलंबित भी किया जा सकता है, निष्कासित भी किया जा सकता है। अपने परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार। दोनों सदन के पास यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने परिसर के भीतर उत्पन्न होने वाले किसी विषय पर फैसला ले सके। इस मामले में चाहे वह सदस्य हो या गैर सदस्य हो, ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही इसका विरुद्ध कोई सिविल या आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार। संसद के किसी भी सदन को अपनी अवमानना या विशेषाधिकार का हनन के मामले में किसी भी व्यक्ति को जेल भेजने का अधिकार है, परंतु यह शक्ति अनुच्छेद 21 और न्यायिक पुनर्विलोकन से स्वतंत्र नहीं है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार। सिविल गिरफ्तारी से मुक्त। संसद के सदस्यों को संसद सत्र के दौरान या उससे 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यह प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता के धारा 135 के क्रम में शामिल है। यह विशेषाधिकार सिर्फ सिविल मामलों से जुड़ी गिरफ्तारी तक सीमित है। गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। जिस समय संसद में सत्र चल रहा होता है उस समय किसी भी सदस्य को गवाही देने के लिए सदन की अनुमति के बिना नहीं बुलाया जा सकता है। वाक स्वतंत्र क्या होता है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 105 के 1 में यह प्रावधान है कि संसद की प्रक्रिया और संविधान के उपबंधों का विनियमन करने वाले नियमों पर अपने अस्थायी आदेशों के अंतर्गत संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। यह वक्र स्वतंत्रता दो तरह के निर्बंधों के अधीन है। पहला संविधान के उपबंधों के अधीन और दूसरा संसद की प्रक्रिया या विनियमन करने वाले नियमों और आदेशों के अधीन। संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद में विधायी प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 107 से 111 के अंतर्गत संक्षेप में किया गया है। इसके साथ साथ लोकसभा तथा राज्यसभा के नियम भी विधायी प्रक्रिया को पूरा करवाते हैं। कोई भी कानून शुरुआत में विधेयक होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा जब विधेयक को अपेक्षित बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो यह अधिनियम या एक्ट बन जाता है। विधेयक के प्रकार। विधि निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से विधेयकों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होता है?
तो इसमें साधारण विधेयक अन्य तीनों प्रकार के विधेयक धन, वित्त और संविधान संशोधन विधेयक से भिन्न होते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रथम चरण यानी वचन में सामान्यतः विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है, सिर्फ सदन की अनुमति प्राप्त की जाती है, अर्थात प्रथम वचन में विधेयक को पेश किए जाने से लेकर राजपत्र में प्रकाशित करने तक प्रक्रिया होती है। द्वितीय चरण में विधेयक के सभी उपबंधों पर विस्तृत चर्चा होती है और इस चरण के अंतर्गत विधेयक के 3 उपचरणों से होकर गुजरता है। इस चरण में साधारण बहस की अव्यवस्था, सीमित अवस्था एवं विचार की अवस्थाओं से होता है। विधेयक नए रूप से सामने आता है, अर्थात संशोधन प्रस्तावों पर मतदान का कार्य पूरा कर लिया जाता है यदि संशोधन अपेक्षित हो। तृतीय वचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की संबंध में चर्चा होती है एवं इस चरण में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का सापेक्षिक बहुमत उसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है। तत्पश्चात विधेयक दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। इस समय दूसरे सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं, जैसे विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित कर दे, दूसरा कुछ संशोधन सहित प्रथम सदन को वापस भेज दे और तीसरा विधेयक को अस्वीकार कर दे और चौथा विधेयक पर कोई कार्रवाई ना ही करे। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में नहीं बुलाया जा सकती। यह केवल साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक के मामले में ही बुलाया जा सकता है। यदि इस बैठक में उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों की बहुमत से विधेयक पारित हो जाता है तो इसे दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति। राष्ट्रपति की स्वीकृति दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक का अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति के पास निम्न विकल्प होते हैं, जैसे विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख ले अर्थात पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, दोनों सदनों को पुनः विचार के लिए लौटा दे सकता है। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधित करके अथवा बिना संशोधित किए पुनः पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उस अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तो विधेयक यानी अधिनियम एक्ट में बदल जाता है। धन विधेयक। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित शर्तें बताई गई है, जैसे कि किसी कर को लगाया जाना, समाप्त किया जाना, परिवर्तित किया जाना या विनियमित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियमन करना, भारत की संचित निधि आकस्मिकता निधि से धन जमा करना या निकालना, भारत के संचित निधि से धन की विनियोग करना, किसी व्यय को भारत के संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, भारत की संचित निधि या लोक लेखा में कोई धन प्राप्त करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 2 में यह प्रावधान किया गया है कि निम्नलिखित प्रकार से बने विधेयक धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएंगे, जैसे कि किसी जुर्माना या अन्य दंडिक आर्थिक दंड से संबंधित, किन्हीं सेवाएं या लाइसेंस की फीसों से संबंधित, किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजन के लिए कोई कर लगाने या हटाने से संबंधित। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह अनुच्छेद 110 के 3 के तहत करता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से ही केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, अनुच्छेद 117 के तहत। धन विधेयक यदि
लोकसभा में पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है तो उसे राज्यसभा के पास इस मामले में बहुत सीमित अधिकार होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में ना संशोधित कर सकती है और ना ही खारिज कर सकती है। यह अधिक से अधिक 14 दिनों तक इसे रोक सकती है। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक पर राज्यसभा द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है तो धन विधेयक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक के संदर्भ में संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। इसके बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 111 के तहत मिले अधिकार धन विधेयक के संदर्भ में नहीं है। ऐसे स्थिति में उनके पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। पहला अपनी स्वीकृति दे दे और दूसरा अपनी स्वीकृति सुरक्षा में रख ले। सामान्यतः राष्ट्रपति धन विधेयक के संदर्भ में अपनी सहमति दे देता है क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से ही पेश किया जाता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है। वित्त विधेयक वे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामले से होता है उसे वित्त विधेयक कहते हैं। हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है किंतु हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। जैसे कि इस फिगर से समझे, यह है धन विधेयक और यह है वित्त विधेयक। वित्त विधेयक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला धन विधेयक या अनुच्छेद 110 से संबंधित है। वित्त विधेयक पहला प्रकार अनुच्छेद 117 के तहत, वित्त विधेयक दूसरा प्रकार अनुच्छेद 117 के 3 के तहत। वित्त विधेयक प्रकार फर्स्ट को देखते हैं। इसे राष्ट्रपति के सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति मिली है। साधारण विधेयक से संबंधित सारी शक्तियां का प्रयोग राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात वह इसे वित्तीय विधेयक प्रकार 1 संशोधन एवं खारिज भी कर सकती है। इस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो या तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक सकता है या फिर पुनः विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है। वित्त विधेयक दूसरा प्रकार, जैसे कि साधारण विधेयक के समान सारी शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त है, अर्थात राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है एवं इसे खारिज भी कर सकती है। गतिरोध की दशा में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। राष्ट्रपति के पास इस संदर्भ में तीनों विकल्प उपलब्ध होता है। चौथा है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन विधेयक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला, जैसे कि संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर पारित होने वाला संशोधन विधेयक 368। भारत के संघीय ढांचे से संबंधित मामले को छोड़कर शेष सभी उपबंधों का संशोधन ऐसे विधेयक द्वारा होता है। विशेष बहुमत सदन के कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना, प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है। और दूसरा है संसद के विशेष बहुमत के अलावा कम से कम आधे राज्य या विधानमंडलों से अनुसमर्थन से पारित होने वाला संशोधन विधेयक। संगठनात्मक ढांचे से जुड़े उपबंधों में संशोधन होता है। इस प्रकार के विधेयक दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदन के द्वारा पारित किए जाने के पश्चात कम से कम आधे राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन हासिल होना चाहिए। भारतीय संविधान के जिन अनुच्छेद के साधारण विधेयक के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है उसे तत्कालीन तौर पर संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाता है, जैसे 2, 3, 169 और 239 आदि। संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे वह विधेयक
दोनों सदन में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, अर्थात वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति नहीं कर सकता है। यह 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा जोड़ा गया है। बजट में संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेटा से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत यह प्रस्ताव किया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में भारत सरकार की अनुमति, प्राप्तियों और व्ययों का विवरण संसद के दोनों सदन में प्रस्तुत कराएगा। शंकराचार्य समिति। शंकराचार्य समिति 6 जुलाई 2016 में पूर्व आर्थिक सलाहकार शंकराचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसका कार्य मौजूदा वित्त वर्ष अप्रैल-मार्च की जगह नए वित्त वर्ष की व्यवहारिकता की जांच करना था। समिति ने दिसंबर में रिपोर्ट सौंपते हुए वित्त वर्ष की जानकारी जनवरी से दिसंबर करने की सिफारिश की है। समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्राप्तियों और व्यय के सटीक आंकलन की दृष्टि से वित्त वर्ष की उपयुक्तता, विभिन्न कृषि फसलों के अंतर्गत कार्यकारी सत्र और कारोबार पर इसके प्रस्तावों के बारे में विचार विमर्श किया। समिति ने फसल, सरकारी कामकाज, टैक्स व्यवस्था और डाटा संग्रहण करने के लिए बदलाव और सिफारिश की है। बजट में व्यय का वर्गीकरण। इसमें 2 प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है। पहला, भारत के संचित निधि पर भारतीय व्यय और दूसरा भारत की संचित निधि से किए जाने वाला व्यय। पहला में इसके संबंध में संसद में केवल चर्चा की जाती है, मतदान नहीं, और इसमें सदन में चर्चा भी की जा सकती है और इसका लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना भी जरूरी है। संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों ने वेतन और भत्ते इसी निधि से दिए जाते हैं। लोकसभा में मतदान द्वारा पारित होना जरूरी है। भारित व्यय से इसे व्यय होते हैं जो संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन और भत्ते से संबंधित वित्त होते हैं अथवा भारत के सरकार के साख को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति की परिबलंदियां, वेतन और भत्ते से संबंधित व्यय, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के वेतन और भत्ते, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, सर्वोच्च न्यायालय कैग, यूपीएसआई कार्यालयों के आदि के सभी प्रशासनिक खर्चे, भारत सरकार के दायित्व से संबंधित ऋण और भार, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन और वेतन नहीं। बजट पारित करने की प्रक्रिया। बजट पारित करने की प्रक्रिया संसद में बजट पारित करने की लंबी प्रक्रिया होती है। यह 6 चरणों में से होकर गुजरती है। पहला, बजट का प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय समिति द्वारा जांच, अनुदान की मांग पर मतदान, विनियोग विधेयक का पारित होना और विनियोग विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक द्वारा पारित होना। सर्वप्रथम लोकसभा में मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है एवं बजट पर भाषण भी दिया जाता है। तत्पश्चात बजट पर आम बहस होता है। इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिनों तक लोकसभा में उस पर समग्र रूप से चर्चा होती है। आम बहस के बाद सदन 1 महीने के लिए स्थगित हो जाती है। इसीलिए आने वाली 31 मार्च के बाद सरकार को खर्चों के लिए धन की व्यवस्था करना जरूरी होता है। इस संदर्भ में लोकसभा
स्थगन से पहले सामग्री अप्रैल और मई के महीने के लिए एक विधेयक पारित करता है। इसमें प्रायः साल भर के खर्चों का अनुमान की 1/6 राशि 2 महीनों के व्यय के लिए सरकार के दे दी जाती है। इसी को लेखानुदान कहा जाता है। लेखा अनुदान पारित होने के पश्चात सदन फिर से 3 से 4 सप्ताहों के लिए स्थगित हो जाती है। इसी समय संसद की विभागीय समितियां विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों को विस्तार से जांच करता है। इस रिपोर्ट को तैयार करती है। इन रिपोर्ट के आधार पर लोकसभा के प्रत्येक मंत्रालय के मांगों पर मतदान होता है। मतदान की यह शक्ति राज्यसभा के पास नहीं होता है और मतदान सिर्फ भारतीय व्यय से अलग मांगों पर होती है। सरकार की मांगे प्रति आमतौर पर विपक्षी दल द्वारा असहमति व्यक्त करने के लिए कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव मुख्य 3 प्रकार का होता है। पहला, नीतिगत कटौती प्रस्ताव। इसके अंतर्गत सरकार की मांग की नीति प्रति असहमति व्यय की जाती है। इसके तहत मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है। आर्थिक या मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत मांगी गई राशि के प्रति असहमति व्यक्त की जाती है, जिसमें राशि को एक प्रभावी सीमा तक कम करने का प्रस्ताव होता है। संकेतित कटौती प्रस्ताव। यह केवल असहमति प्रदर्शन का तरीका होता है। इससे कहा जा सकता है कि मांग 100 से कम ही की जाए। जैसे ही लोकसभा अनुदान की मांग को पारित करती है, जिसके बाद तुरंत लोकसभा में विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। विनियोग विधेयक एक धन विधेयक होता है। इस पर धन विधेयक संबंधी सारे प्रावधान लागू होते हैं। वार्षिक वित्त विधेयक। आगामी वित्त वर्ष के संबंध में बजट संबंधी प्रस्तावों को लागू करने के लिए वार्षिक वित्त विधेयक पेश किया जाता है। सामान्यतः यदि सारे कर वैसे ही चल रहे हैं जैसे कि पहले था, तो इस विधेयक को आवश्यकता नहीं होता है। प्रायः इसमें कर बढ़ाने या घटाने से संबंधित संशोधन किए जाते हैं, जो कि विनियोग विधेयक में नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक के बजट में आय संबंधी पक्ष को संसद की मान्यता मिलती है एवं सरकारी नीतियां लागू होती है। संसदीय समितियां। भारत में मैन्टेगू-चिप्स-फोर्ड सुधार के आधार पर 1921 में संसदीय समितियां अस्तित्व में आई थी। इसे कालांतर में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और व्यापक तौर पर इसे प्रतिष्ठा किया गया है। संसदीय समितियां के प्रकार। अपनी प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है। पहला होता है अस्थायी समिति। अस्थायी समिति या नियमित समिति होती है, जिसका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंध अथवा लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। अस्थायी समितियां का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। इसमें शामिल हैं जैसे वित्तीय समितियां में लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति और अन्य अस्थायी समितियां जैसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति, कार्य मंत्रणा समिति, विशेषाधिकार समिति, विभागीय समिति। अस्थायी या तटस्थ समिति। यह क्या होता है? किसी विशेष प्रयोजन के लिए तटस्थ समिति का निर्माण किया जाता है और जब यह समिति अपना कार्य पूरा कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यह भी 2 प्रकार की होती है। पहला जांच समिति और दूसरा सलाहकार समिति। जांच समितियां किसी तत्कालीन घटना की जांच के लिए गठित की जाती है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि,
यादी बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं, इस पर अधीनस्थ विधायन समिति विचार करती है और प्रतिवेदन देती है। समिति में 15 सदस्य होते हैं और सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं। इसका गठन 1953 में किया गया था। इसमें विधायक इत्यादि पर विचार करने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। प्रमुख अस्थायी समितियां लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति क्या होती है? लोक लेखा समिति सबसे पुरानी वित्तीय समिति है। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में वर्तमान समय में कुल 22 सदस्य हैं। इसके सदस्यों में 15 सदस्य लोकसभा और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इस समिति सरकार के वार्षिक लेखों की जांच कर सरकार को संसद के प्रति उत्तरदायी बनाती है। यह समिति भारत सरकार के लेखों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी CAG द्वारा दी गई रिपोर्ट पर विचार करती है। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य समिति में शामिल नहीं होता है। इस समिति के अध्यक्ष विपक्षी दल का कोई सदस्य चुना जाता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। इस समिति के द्वारा विभिन्न जांचों के माध्यम से विभिन्न घोटालों को उजागर किया गया है, जैसे कि बोफोर्स तोप घोटाला, कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला आदि। प्राक्कलन समिति क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार जॉन मथाइन की सिफारिश पर 1950 में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। इस समिति में भी सरकार के वित्तीय कामकाज से संबंधित इसके प्रमुख कार्यों में वार्षिक अनुदानों की जांच करना है, अतिरिक्त और पूरक अनुदानों पर चर्चा करना इत्यादि शामिल होता है। इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है। सभी सदस्य लोकसभा के आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होते हैं एवं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा की जाती है। समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का होता है। इसे अस्थायी मितव्ययता समिति कहा जाता है। लोक उपक्रम समिति यह क्या होता है? इस समिति का गठन पहली बार 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर किया गया। इसके सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं एवं इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इसके प्रमुख कार्यों में विभिन्न रिपोर्ट की जांच करना शामिल है, जैसे कि लोक उपक्रम, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारतीय खाद्य निगम आदि के रिपोर्ट तथा लेखों की जांच करना है। लोक उपक्रम के संदर्भ में नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना है। सरकारी कंपनियों के लेखों की जांच करना इत्यादि शामिल है। अनुसूचित जातियां और जनजातियां के कल्याण संबंधी समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य को एकल संक्रमणीय मत द्वारा शामिल किया जाता है। समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनके प्रमुख कार्य में शामिल हैं, जैसे अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां के संदर्भ में संबंधी आयोग की रिपोर्ट का विचार करना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व की स्थिति में मूल्यांकन करना, कार्यक्रमों में निष्पादन की जांच करना, संबंधी आयोग द्वारा दी गई सिफारिश पर सरकार की कार्रवाई की जांच करना शामिल होता है। और कार्य मंत्रणा समिति यह क्या होता है? इस समिति में दोनों सदन में अलग अलग होती है।
एक तरफ यहाँ लोकसभा में 15 सदस्य के मिलने से इस समिति का निर्माण होता है, वहीं 11 राज्यसभा सदस्यों के शामिल रूप में से इस समिति का संचालन होता है। इसका प्रमुख कार्य सदन की कार्यवाही तथा समय तालिका को विनियमित करना होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष होता है एवं राज्यसभा में इस समिति का पदेन सभापति अध्यक्ष राज्यसभा का सभापति होता है। विशेषाधिकार समिति लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होता है, जबकि राज्यसभा में समिति में 10 सदस्य होते हैं। इस समिति का मुख्य कार्य किसी समिति के सदस्यों के विशेषाधिकार को हनन के मामले में जांच करना है। इसका कार्य और अर्धन्यायिक प्रकृति का होता है। महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होता है। इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट पर विचार करना होता है। विभागीय अस्थायी समिति इस प्रकार की समितियां की संख्या कुल 24 है। प्रत्येक विभागीय समिति में अधिकतम 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से अधिकतम 31 सदस्यों का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, अधिकतम 10 सदस्यों का मनोनयन राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है। कुल 24 समितियों में से 16 समितियां लोकसभा के अंतर्गत एवं 8 समितियां राज्यसभा के अंतर्गत करती है। इन समितियों का मुख्य कार्य अनुदान संबंधी मांगों की जांच करना होता है एवं निर्धारित समय के भीतर उन मांगों के संबंध में अपनी रिपोर्ट सौंपना होता है। परामर्शदात्री समितियां, यह क्या होता है? तो यह तकनीकी तौर पर संसदीय समिति नहीं है। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय में इसका संबंध होता है एवं मंत्री और राज्य मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में ऐसी 35 समितियां कार्य कर रही है। विभिन्न प्रकार की निधियां केंद्र सरकार के राजस्व तथा खर्चों आदि के लिए संविधान में 3 प्रकार की निधियां की चर्चा की गई है। पहला है भारत की संचित निधि। इसमें क्या वर्णित है? जैसे निधि, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 226 में किया गया है। भारत सरकार को प्राप्त होने वाला सारा धन यानी कर से प्राप्त राजस्व तथा ऋण यानी उधार से प्राप्त होने वाला राजस्व इसी में जमा होता है। संसद के द्वारा विनियमन अधिनियम या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर इस निधि की धनराशि निकाली जा सकती है। संवैधानिक पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते इस निधि के दिए जाते हैं। ऐसे व्यय को भारतीय व्यय कहा जाता है, जिसके संबंध में लोक लेखा मतदान नहीं होता है। दूसरा है भारत का लोक लेखा समिति। इसका उल्लेख संविधान के 226 में किया गया है। संचित निधि में जमा होने वाली राशियों के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती है। सामान्यतः इसका संबंध बैंक जमा राशियां, बचतों को भविष्य निधि जमा राशियों आदि से होता है। इसमें धन निकालने के लिए सरकार को संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है भारत का आकस्मिक निधि। इसका उल्लेख संविधान के 267 में किया गया है। किसी आकस्मिक खर्चों के लिए यह निधि बनाई गई है। राष्ट्रपति की ओर से भारत सरकार वित्त सचिव इसका संचालन करता है। राज्य का विधानमंडल। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल का प्रावधान किया गया है। केंद्र की तरह राज्यों में भी संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की विधायिका है, जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा आती है। किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ विधानमंडल राज्यपाल और विधानसभा मिलकर बनाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल का निर्माण विधानसभा एवं राज्यपाल से मिलकर होगा, जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था होती है।
उसमें राज्यपाल, विधान परिषद एवं विधानसभा से होती है। वर्तमान समय में केवल 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा विधान परिषद को अपनाया गया है। ये राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में है। विधान परिषद निर्माण और उत्सादन समिति। संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद का निर्माण तथा उत्सदन की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से की गई है। राज्य द्वारा विधान सभा के 2/3 बहुमत से विधान परिषद का गठन तथा उत्सदन का संकल्प पारित कर संसद में भेजा जाता है। क्योंकि विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की अंतिम शक्ति संसद के पास है, तत्पश्चात संसद उसे साधारण बहुमत से पारित कर दे तो विधान परिषद के निर्माण और समाप्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। ऐसे राज्य जिन्होंने विधान परिषद को आगे चलकर उत्सदन यानी समाप्त कर दिया है, जैसे पंजाब 1969 में, पश्चिम बंगाल 1969 में, आंध्र प्रदेश 1985 में, तमिलनाडु 1986 में समाप्त कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 169 में यह प्रावधान है कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो विधान परिषद का निर्माण करे अथवा ना करे। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को 1985 में समाप्त कर दिया, परंतु 2007 में पुनः विधान परिषद अस्तित्व में आया। तमिलनाडु में 1986 में विधान परिषद का उत्साहन किया गया, परंतु 2010 में द्रमुक की सरकार ने पुनः इसके गठन का संकल्प पारित किया। संसद ने 2010 में तमिलनाडु विधान परिषद अधिनियम पारित कर दिया, जो विधान परिषद का गठन की मंजूरी देता है। विधान परिषद का गठन से पहले द्रमुक का सरकार गिर गई और चुनावों के बाद अन्ना द्रमुक की सरकार बनी, जिसमें इस आशय का संकल्प पारित किया कि तमिलनाडु में विधान परिषद के पक्ष में पारित किया गया और संकल्प वापस ले लिया गया। विधान परिषद की संरचना कैसे होती है? अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। अपवाद स्वरूप जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 36 है। संविधान के अनुच्छेद 171 के 3 में निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित इस प्रकार से होता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलाकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य राज्य में रहने वाले यानी निवास विश्वविद्यालय स्नातकों को निर्वाचित होंगे, जो कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक कर चुके हैं। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे, जो राज्य के हायर सेकेंडरी उच्च शिक्षा संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष से पढ़ रहे हों। और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत हो गए, जो कि राज्य में के कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता से जुड़े हों। राज्यपाल द्वारा मनोनीत 1/6 सदस्यों और विधानसभा द्वारा निर्वाचित 1/3 सदस्य को छोड़कर विधान परिषद के शेष सभी सदस्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं। यह क्षेत्र संसद की विधि के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। विधान परिषद की अवधि क्या होती है? यह एक अस्थायी सदन है। संविधान के अनुच्छेद 172 के 2 में यह प्रावधान है कि विधान परिषद कभी विघटन नहीं होगी। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा उतने ही नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की सदस्यता हासिल करता है, किंतु त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में निर्धारित अवधि से पहले पद रिक्त कर सकता है।
सदस्यता हेतु अर्हताएं अनुच्छेद 173 में है। वह भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मानसिक रूप से विस्तृत ना हो अर्थात न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया ना घोषित किया गया हो। विधान परिषद की शक्तियां और कार्य क्या होती है? यह केंद्र के राज्यसभा के समकक्ष वाली स्थिति में है। जैसे कोई भी विधेयक विधानमंडल के दोनों सदन एक सदन है तो केवल एक में अर्थात विधान परिषद एक विधानसभा में पारित होने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बनता है। सामान्यतः विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु इस संदर्भ में अंतिम शक्ति विधानसभा के पास है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को पहली बार विधान परिषद 3 माह तक रोक सकती है, किंतु विधानसभा द्वारा अगर पुनः विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो सामान्यतः विधेयक को विधान परिषद 1 माह तक रोक सकती है। इस प्रकार विधान परिषद सामान्यतः विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में विधान परिषद द्वारा इसे 14 दिनों तक ही रोका जा सकता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसमें आधे राज्य की सहमति अनिवार्य हो, उसमें संबंधित राज्य की विधान परिषद भी भाग लेती है। विधानसभा वह राज्य विधानसभा का लोकप्रिय स्तन होता है। विधानसभा की संरचना कैसे होती है? संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विभिन्न खंडों में कुल राज्यों की विशेष प्रावधान प्राप्त है, जिसके तहत कहीं कहीं सदस्यों की संख्या 60 से कम है। वर्तमान में नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60, मिजोरम में 40, सिक्किम में 32, अरुणाचल प्रदेश में गोवा 60 और गोवा में 40। 2 संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभाएं गठित की गई है, जिसमें दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य, पुदुचेरी विधानसभा में 30 सदस्य। इनमें संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 239 में वर्णित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा वर्ष 2026 तक विधानसभा लोकसभा का भी सीटों को कुल संख्या में कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान है। चुनाव विधि क्या होता है? तो विधानसभा के चुनाव की प्रणाली ठीक वैसे ही है जैसे कि लोकसभा चुनाव के अर्थात विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विशेष उपबंध वाले राज्य जैसे नागालैंड, सिक्किम में राज्यों के विधानसभाओं के कुछ सदस्य परोक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी यह प्रावधान है। 89 में से 2 सदस्य मनोनीत और 87 सदस्य निर्वाचित होंगे। आरक्षण अनुच्छेद 332 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां को राज्य की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार आरक्षण दिए जाएंगे। अनुच्छेद 333 में राज्यपाल को यह शक्ति देता है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर एक सदस्य मनोनीत कर सकेगा। आरक्षण तथा मनोनयन संविधान निर्माण के 10 वर्ष बाद की अवधि के लिए निर्धारित किया गया था। वर्तमान स्थिति में यह 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा इन दोनों व्यवस्थाओं को 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। विधानसभा की अवधि क्या होती है? विधानसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है। इसकी गणना विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से की जाती है। यदि राज्यपाल उचित समझे तो 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन कर सकता है। सामान्यतः ऐसा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
विधानसभा के विघटन की अन्य परिस्थितियां, जैसे संविधान विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने पर अनुच्छेद 356 के तहत, मुख्यमंत्री द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, सत्ताधारी दल द्वारा सदन में बहुमत खो देने पर, विभिन्न परिस्थितियों में विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 172 द्वारा यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 352 के तहत देश के किसी भाग में आपात की उद्घोषणा लागू होने पर संसद के किसी विधानसभा के कार्यकाल को किसी ऐसी अवधि तक बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक न हो। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा विधानसभा की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई थी, किंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी यही है। सदस्य हेतु अर्हताएं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा सदस्य की अर्हताएं निर्धारित की गई है, जैसे वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो। विधानसभा की शक्तियां एवं कार्य क्या होता है। विधानसभा राज्य सूची के सभी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही संविधान सभा संबंधी सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यह उल्लेखनीय है कि संबंधी सूची पर संसद और राज्य विधानसभा कानून बनाते हैं, ये जहां संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 मूल रूप से 66 विषय थे तथा संबंधी सूची में 52 मूल रूप से 47 विषय थे। द्विसदनीय विधानसभा में यदि कोई विधेयक पेश किया जाता है तो यह विधान परिषद से होकर जाता है। ऐसे स्थिति में विधान परिषद विधेयक को रोक दे तो 3 माह तक उस पर कार्रवाई न करे या संशोधन करे। संशोधन यदि विधानसभा के मंजूर न हो तो विधानसभा उस विधेयक को दोबारा पारित करती है। दोबारा विधान परिषद के पास भेजने पर यदि विधान परिषद 1 माह तक कोई कार्रवाई न करे तो दोबारा रद्द कर दे, पुनः संशोधन कर विधानसभा को भेज दे। ऐसे स्थिति में यह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाएगा। तत्पश्चात विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। इस स्थिति में राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। राष्ट्रपति यह विचारार्थ रख सकता है, पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस लौटा सकता है। परंतु यदि विधानमंडल द्वारा पुनः विधेयक को संशोधित किए अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। जब विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रख दिया जाता है तो इस पर राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले राज्य का वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा की स्वीकृति से ही राज्य सरकार कोई कर लगा सकती है। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, परंतु वास्तविक शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद में होती है, जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक के संदर्भ में विधानसभा शक्तिशाली, क्योंकि यदि धन विधेयक को विधान परिषद में भेजा जाता है तो इस विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक पारित होने से रोक सकती है। सत्र और सत्रावसान और विघटन करना। सत्र आहूत करना अनुच्छेद 174 के 1 में वर्णित है। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय तक स्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे।
सत्र की अंतिम बैठक तथा सत्र की पहली बैठक के मध्य 6 माह से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। राज्यपाल का अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधान सभाओं के चुनावों के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा जहां विधान परिषद हो वहां दोनों सदन में संबोधित करेगा। यह राज्यपाल का व्यक्तिगत भाषण नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। स्थगन क्या होता है? तो सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों और घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन को स्थगित करने के उपरांत एकत्रित होने के संदर्भ में समय या तिथि की घोषणा नहीं की जाती है तो सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित माना जाता है। सत्रावसान क्या होता है? सत्रावसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाता है। विघटन। विघटन क्या होता है? जहां एक तरफ सत्रावसान सदन के एक सत्र को समाप्त करता है वहीं दूसरी तरफ विघटन सदन को ही समाप्त कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 174 के 2 में यह प्रावधान है कि विधानसभा को विघटन की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विधानसभा का विघटन निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे कि कार्यकाल पूरा होने पर सरकार को जनादेश लेने की जरूरत महसूस होने पर राज्यपाल द्वारा विधानसभा को विघटन कर दिया जाता है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति लागू होता है। विधानमंडल के पदाधिकारी। संविधान के अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा के 2 प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। यदि किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तब विधानसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। इसी प्रकार द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य में विधान परिषद के सदस्यों में से 2 सदस्यों को क्रमशः सभापति और उपसभापति चुना जाता है। अनुच्छेद 180 के 2 में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति अध्यक्ष के रूप में यह व्यक्ति कार्य करेगा जो विधानसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया हो। सामान्यतः विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि विधानसभा के विघटन न हो जाए। इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि 6 वर्ष का कार्यकाल न पूरा हो जाए, क्योंकि विधान परिषद भंग नहीं होती है, इसीलिए कार्यकाल पूरा होने पर ऐसा हो सकता है। पदाधिकारियों के पद से मुक्ति की स्थितियां। सदन के सदस्य न होने की स्थिति में चुनाव अवैध घोषित होने पर स्वेच्छा से इस्तीफा देने पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को यदि सदन अपने तत्कालीन समाप्त सदस्य के बहुमत से संकल्प पारित करके उन्हें हटा दे। यदि पदाधिकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति में किसी भी पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जाना है तो बाद में उसे सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। विधानमंडलों की शक्तियां पर प्रतिबंध। जैसे कि विधानसभा द्वारा संविधान द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंध राज्य विधानमंडल की शक्तियां पर आरोपित किए गए हैं। राष्ट्रपति की पुनःअनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषय पर विधानमंडल कानून नहीं बना सकती। राष्ट्रपति के विचारत भेजा हुआ विधेयक तभी कानून के रूप में परिवर्तनीय होता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान कर दे। आपातकालीन स्थितियों में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति
संसद के पास होती है। राज्यसभा में 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून का निर्माण कर सकती है। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। गणपूर्ति क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 189 के 3 के अनुसार जब राज्य का विधानमंडल अन्यथा उपबंध न करे तब तक अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग इन दोनों में से जो भी अधिक हो उसकी आवश्यकता होती है। गणपूर्ति के अभाव में सदन का स्थगन निलंबन कर दिया जाता है जब तक कि गणपूर्ति रीति पूरी न हो जाए। विधानमंडल के विशेषाधिकार जैसे कि सामूहिक कार्यवाही चलाने का अधिकार, बहस और कार्यवाहियों के प्रकाशन का अधिकार और बाहरी सदस्यों को दंड देने का अधिकार है। बाहरी व्यक्तियों को सदन से बाहर निकालने का भी अधिकार है। अपनी परिसर के भीतर सभी मामलों को विनियमित करने का अधिकार है। साधारण वारंट द्वारा गिरफ्तारी का विशेषाधिकार भी प्राप्त है। व्यक्तिगत में जैसे सिविल गिरफ्तारी से मुक्ति या विशेषाधिकार, गवाह के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, सजा चलाने के समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। राज्यों के विभिन्न प्रकार की निधियां हैं जैसे राज्य की संचित निधि अनुच्छेद 226 के तहत इसका प्रावधान है। राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है। राज्य विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित करने पर ही इसमें राज्य सरकार पैसा निकाल सकती है। जैसे राज्य का लोक लेखा समिति, यह क्या होता है? अनुच्छेद 226 में इसका प्रावधान है। संचित निधि में शामिल राशियां के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां इसी में जमा होती है। खाते से धन निकालने के लिए सरकार को विधानमंडल में मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। और राज्य की आकस्मिक निधि, इसमें अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान है। किसी आकस्मिक खर्च के लिए प्रयोग किए जाने वाली निधि है। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का वित्त सचिव इसका संचालन करता है। विधानमंडल में मंत्रियां एवं महाधिवक्ता के अधिकार, यह संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत और अनुच्छेद 194 के 4 में मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार का प्रावधान है। महाधिवक्ता किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यदि किसी समिति का सदस्य है तो उसमें भी भाग ले सकता है, परंतु अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। विचारों को जरूर प्रकट कर सकता है। मंत्री किसी भी सदन के कार्यवाही में भाग ले सकता है तथा चर्चा भी कर सकता है, लेकिन मतदान वही और उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य होता है। राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा की तुलना। सदन जैसे तुलना के आधार पर राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। गठन का संरचना जैसे अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा, अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा, विधान परिषद अनुच्छेद 171 के तहत और विधानसभा 170 के तहत। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250, लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552, विधान परिषद में न्यूनतम 40 और विधानसभा में अधिकतम 500। वर्तमान सदस्य 245 राज्यसभा में। लोकसभा में राज्य की अधिकतम प्रतिनिधित्व 530, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य विधानसभा सदस्य की कुल संख्या का 1/3 भाग 1/6 मनोनीत राज्यपाल द्वारा होता है। विधानसभा में अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं
कम थी। वर्तमान में गोवा में 40, सिक्किम में 32, कुछ राज्य में एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत भी किया जाता है और 2 संघ राज्य से विधानसभा दिल्ली और पुडुचेरी में 30। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय सदस्यों की मनोनीत 2 होती है। वर्तमान में सदस्य 545, 530 राज्य से और 13 संघ राज्य से और 2 मनोनीत के द्वारा होती है। चुनाव प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें राज्यसभा में प्रत्यक्ष चुनाव, निर्वाचक मंडल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चुनाव पद्धति अनुमानित प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत और मनोनयन का आधार साहित्य कला विज्ञान समाज सेवा से। और इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा, चुनाव प्रतिनिधित्व प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसमें एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय के द्वारा होता है। कुल संख्या का 1/3 विधानसभा के सदस्य द्वारा होता है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन की सूचित करती है, जो कि विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त और संसद द्वारा प्रत्योजित उनका कार्यपालिका द्वारा उन परियोजनों को डेलीगेशन की परिधि को भीतर उचित प्रयोग हो रहा है, यह किया जाता है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के द्वारा। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम हो सकती है 552। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। यह हो सकती है 60 से 500 के बीच। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। 1971 की जनगणना पर लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? जनसंख्या के आधार पर। किस राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण नहीं है? उपयुक्त में से सभी: मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें से किसी में नहीं है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? मध्य प्रदेश में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। राज्यसभा सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? यदि उसका राय है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। भारतीय संविधान के 17वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश में भाग लेने का अधिकार दिया गया है वह है दिल्ली और पुडुचेरी का। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो कुल सदस्य का 1/10 भाग होता है कोरम में। संघीय क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है संसद के दोनों सदनों में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है। यह किया जाता है स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, इन्हीं उपयुक्त में से सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का आवासन करने के लिए प्राधिकृत है? यह है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? तो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक लिए बढ़ाया जा सकता है। भारत में किस राज्य
का लोकसभा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यह है उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? त्रिपुरा में। भारत में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर चयनित किया जाता है। धन विधेयक निम्नलिखित कथनों में से उस का एक चुनाव कीजिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। यह करता है सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। राष्ट्र हित में भारत की संसद द्वारा राज्य सूची के किस विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है यदि उसके लिए एक संकल्प है? राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत पारित कर लिया जाए तो। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र क्या होता है? तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। निम्नलिखित विशेषाधिकार में से कौन सा भारत में संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाएं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति है? अनुच्छेद 249 के तहत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची के सही वर्णित करता है? यह करता है इनमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करना। नीचे दिए गए कुछ राज्यों और राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य की सूची में दी गई है उनमें से कौन सा सुनिश्चित नहीं है? मध्य प्रदेश 12, तमिलनाडु 18, महाराष्ट्र 19, पश्चिम बंगाल 16 सभी सही है लेकिन मध्य प्रदेश गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जैसे कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी तो यही सही है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। यह केवल एक ही सही है। प्रोमेट स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जीवी मालवंकर। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहा हो तो उन्हें अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी के अवस्था में मतदान कर सकते हैं। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रण होता है। यह नियंत्रण सीधे होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वचन में होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जैसे कि संघ राज्य क्षेत्र राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। निर्वाचन संबंधी झगड़े का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में क्षेत्र में है। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है तो इनमें से कोई सही नहीं है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य के विधानसभाओं के द्वारा। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 ईस्वी में। राज्यसभा कैसे भंग होती है? तो यह होती है इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12 को।